काम करते हैं। अब जान लेते हैं कि बड़ा पैसा लगाने वाले निवेशक इस समय बड़ा पैसा कहाँ लगा रहे हैं, और इस समय ये समझाने के लिए हमारे साथ वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष तोमैया जी जुड़ गए हैं। और बड़े फंड की बात हुई है तो वाइट ओक जनवरी एंड तक $5.7 बिलियन के एयूएम के साथ इंडिया के बिगेस्ट फंड्स में शुमार है। तो उनसे जान लेते हैं कि इस समय मार्केट को लेकर क्या अप्रोच है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, और ख़ास तौर से बैंकों में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। हालांकि आईटी ने थोड़ा कोशिश की है मार्केट को सहारा देने की। आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? क्या इंक्रीमेंटली और पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, या अभी वेट एंड वॉच की अप्रोच है? अनुज जी, एक्चुअली अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टर्स का मूड देखें तो पिछले 1.5 साल, मतलब आप देखिए अक्टूबर 2021 से लेकर के अभी तक एक तरीके से एक रेंज में मार्केट मूव हो रहा है। तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के तौर पे ओवरऑल देखिए सेक्टर रोटेशन हुई है। 2022 में जो सेक्टर चले वो पहले बहुत खराब कर रहे थे, और उसके पहले जो सेक्टर अच्छा कर रहे थे वो 2022 में बहुत खराब किए हैं। तो 2023 कैसा रहेगा, फिर से कोई सेक्टर रोटेशन होगा, ये सब आगे जा करके देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के अगर आप मोटा मोटी मार्केट के एग्रीगेट्स देखें तो अट्रैक्टिव बनते जा रहा है। लेकिन यही होता है कि जब 1-1.5 साल तक पैसा नहीं बनता है और मार्केट अट्रैक्टिव बनने लगता है, तब तक इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा वीक हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब पैसा रिटर्न बन रहा होता है तब इन्वेस्टर्स ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि अगर आप रिटेल वॉल्यूम्स देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के इन्फ्लोज देखें, तो एक तरीके से आपको एक लैक ऑफ मोटिवेशन या जिसको स्लो डाउन बोल सकते हैं आप, वो नजर आ रहा है। तो हमारी तरफ से यही कोशिश है कि जो भी लोग फेंस पे हैं उनको हम एडवाइस करें कि भाई अभी फिर से पैसा लगाने का मौका आ गया है या आने वाला है, और आप मार्केट को कंस्ट्रक्टिवली देखिए। यही हम लोगों का मैसेज रहता है आजकल। आशीष जी, एक सेक्टर जिसने ज़बरदस्त वापसी की है मार्केट में वो है आईटी। क्या आपने पार्टिसिपेट किया है इस रैली में, या फिर और अभी आपका क्या व्यू है इस सेक्टर को लेकर? जिस तरीके से रिकवरी आई है और जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स ने लीड किया, और इवन नंबर्स भी अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के, तो जितनी ज़्यादा मार्केट डर में था रिसेशन को लेकर या मार्जिन को लेकर, वो उतना शायद प्ले आउट हुआ नहीं। एक्चुअली अनुज जी, पिछले साल 2022 में कई सारे कारण थे जिसके वजह से आईटी की एक तरीके से देखे तो पिटाई हुई आप बोल सकते हैं। यूएस को लेकर के, या केवल जैसा मैंने बताया सेक्टर रोटेशन है। तो अब लोगों को अगर ऑयल, मेटल, कमोडिटी, यूटिलिटी में पार्टिसिपेट करना है तो जिसमें पैसा बना है वो बिकता है। 20-22 बिलियन डॉलर की एफआई सेलिंग हुई, उसमें आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स और आईटी का ही सेलिंग देखने को मिला हमको। तो जाहिर सी बात है कि जितनी सेंटीमेंट और टेक्निकलिटीज की वजह से जितनी पिटाई हुई थी, उतना फंडामेंटल्स में नहीं था पेन। तो हम लोगों का आईटी में वैसे पहले हम लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि हमारा ओवरवेट था 2022 के शुरुआत में, लेकिन अभी रिसेंट पास में फायदा भी हुआ इसका। तो हम लोग आईटी में ओवरवेट रखकर ही चल रहे थे, और पिछले 2-3 महीनों में जो रिकवरी है उससे डेफिनेटली फायदा हुआ है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ आशीष जी। और अभी अनुज और मैं इनफैक्ट एक स्पेस पे बात कर रहे थे, दैट्स सीमेंट एंड एक्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। सीमेंट पे काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है, और मुद्दा यही है कि जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स की फिगर है 10 लाख करोड़ रुपए की, तो ये स्पेस क्यों ना चले? आपका सीमेंट पे क्या टेक है इस वक्त? नहीं वीरेंद्र जी, हमारा भी एक्सपोजर है इसमें। और क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग डीप इंफ्रास्ट्रक्चर या कमोडिटीज, क्योंकि ये बहुत ही मैक्रो डिपेंडेंट होते हैं, इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं। लेकिन इसमें सीमेंट एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि सीमेंट को अगर आप देखें तो ज्यादा तरीके से आप देखें लोकल कमोडिटी है। ग्लोबल कमोडिटी साइकिल या ग्लोबल मैक्रोज पे नहीं डिपेंड करते हुए ये लोकल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो इनफैक्ट सीमेंट एक ही ऐसी कमोडिटी है जिसमें हम लोगों का एक्सपोजर है भी, और जिसको हम बिलीव करते हैं कि आगे जाकर के भी काफी पोटेंशियल रहेगा। आप सही बोल रहे हैं कि एक ग्रुप के स्टॉक्स में जो पिटाई हुई है उसकी वजह से कई बार, जैसे पहले भी आईटी की बात हुई, तो टेक्निकल कारणों की वजह से क्या होता है कि लोग फंडामेंटल्स को भी उसमें मिक्स कर देते हैं, और टेक्निकल्स कभी कभी या कोई भी सेंटिमेंटल चीजें जो है वो फंडामेंटल्स को ओवरशैडो कर देती है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो स्टेटमेंट था उससे हम लोग सहमत हैं कि आने वाले समय में इतना जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो और अगर आप देखें कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रही है, जो प्लेयर्स हैं वो भी इसी तरीके का मूड बता रहे हैं।
अच्छा आशीष जी, चलिए अब सीमेंट पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, अब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के चुनाव से बिल्कुल लग रहा है वो ऑटो। एक पिछला जो मूव था वो एमएनएम ने लीड किया था और वो टीवीएस ने लीड किया था। शायद ईवी की स्टोरीज को बाजार बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर करता है, उसको चेस करने की कोशिश करता है। अब आप देखिए मदरसून ने जो डील क्रैक की है, और हम सहगल साहब के अगर आप देखें एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे, उनकी दूरदर्शिता को सब जानते ही हैं। ये एमएनए एक्टिविटीज़ और जिस प्रकार का इस वक्त रुझान है ऑटो में, आपको लग क्या रहा है, चेस करना चाहिए ऑटो को? और एक पर्टिकुलर धड़ा, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो, आप किसको प्रेफर करेंगे इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, हम लोग एक्चुअली जैसे आप सवाल पूछ रहे, आप देख रहे होंगे कि हमारा एक्सपोजर करीब करीब हर सेक्टर में, क्योंकि हम लोग वैसे देखा जाए तो सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं। हम लोग टिपिकली जो भी एक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं वो स्टॉक सिलेक्शन से अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एज फार एज सेक्टर्स आर कंसर्न, तो BSE 500 के मुकाबले कुछ ओवरवेट, कुछ अंडरवेट, बट कुल मिला के हमारा सारे ही सेक्टर्स में एक्सपोजर रहता है। तो ये एक डिस्क्लेमर के बाद मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर आप ऑटो की बात कर रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर है इसमें, और बड़े कंपनीज में ज्यादातर, क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि अब पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं, जैसे आप पूछ रहे थे स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल, हमारे रिस्क एपेटाइट के लिए कमर्शियल व्हीकल बहुत ही ज्यादा सिक्लिकल हो जाता है, तो आमतौर पे हमारा कमर्शियल व्हीकल में एक्सपोजर नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ज्यादातर हमारा 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में ज्यादा एक्सपोजर है। और हम लोगों को लगता है कि पिछले 2-3 साल, अगर आप 2018-2019 को देखें तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए एक साथ, चाहे वो फाइनेंसिंग कॉस्ट हो, चाहे वो भारत 6 था, और उसके बाद काफी सारी चीजें हो गई, कोविड, लॉकडाउन, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई 2018, 19 और 20 में। इंश्योरेंस कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, बहुत क्षति पहुंची उस सेक्टर को। लेकिन 2021 के बाद से जो नेचुरल एक ट्रैक्शन है वो लौटता हुआ नजर आ रहा है, और जो एक बेसिक रेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, जिसकी बेसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि 2-3 साल पहले लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि ये डाउन एंड आउट है। और एक चीज मैं आपको बोलूं कि वर्ल्ड ओवर इट इज वेल नोन कि जब एक इकोनॉमी $5-6 हजार पर कैपिटा इनकम क्रॉस करती है, तब जाकर तो ऑटो सेक्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है, तब ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी एक कंट्री में बड़ा सेक्टर बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पेनिट्रेशन की बात चल रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप ओवरऑल एक मैक्रो स्टोरी अगर आप देखें तो ऑटो की जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। अब ठीक है, उसमें आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं कि ईवी का कितना बोलबाला रहेगा और कितना ट्रेडिशनल आईसी इंजिन्स का सस्टेनेबिलिटी रहेगा, इसके ऊपर आप डेफिनेटली अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आगे जाकर के अभी भी काफी जर्नी बाकी है, और हम लोगों का अभी फिलहाल देखें तो ज्यादा एक्सपोजर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स में है। व्हीलर्स पर और ऑटो की स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। इसमें सिर्फ आशीष जी एक जो प्रॉब्लम आती है वो हमेशा आती है कमोडिटी प्राइसेस को लेकर, क्योंकि वो काफ़ी, और हमने देखा भी है कई कंपनियां उतना शायद पास ऑन भी नहीं कर पाती हैं। उस पर क्या व्यू है, क्या लग रहा है कि वो जो मेटल सुपर साइकिल पिछले साल तक लग रही थी, क्या वो खत्म हुई है या अभी भी इंटैक्ट है? क्योंकि उससे ना सिर्फ मेटल्स पर फर्क पड़ेगा बट हमारी पूरी की पूरी ओवरऑल मार्केट पर भी फर्क पड़ता है उससे। अनुज जी, ऐसा है कि मतलब मैं अपने आप को किसी भी एंगल से एक कमोडिटी एक्सपर्ट या मैक्रो एक्सपर्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि और उस पर हम लोग बेट करते भी नहीं है। लेकिन अनुज जी, आप भी जानते हैं, देखा गया है कि जब भी कमोडिटी के दाम थोड़े चलने लगते हैं तो एक सुपर साइकिल फोरकास्ट किया जाता है। लेकिन उसके सामने आप ये भी देखिए कि अगर दुनिया भर में ये चिंता है कि भाई चाइना की इकोनॉमी स्ट्रक्चरली एक स्लोडाउन की तरफ बढ़ रही है, या वहाँ की इकोनॉमी मैच्योर हो चली है, या अगर लोगों को ये चिंता है कि यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होगी या हार्ड लैंडिंग होगी, हमको चिंता है कि जो यूरोप का बेलवेदर है जर्मनी, वो रिसेशन की तरफ रुक करके बैठा है। यूक्रेन का जो वॉर है उसकी वजह से यूरोप में काफी भारी कोलैटरल डैमेज है। अगर तो विश्व भर में अगर ये चिंताएं हैं तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि कमोडिटी के दाम आसमान को छुएंगे? तो ये कहीं ना कहीं पे ये एक इलॉजिकल चीज है, और जब भी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं सुपर साइकिल फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और कमोडिटीज का एक डिफिकल्टी ये भी है कि फंडामेंटल डिमांड के अलावा इसमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल स्पेकुलेशन भी देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे क्या है कि कभी टेलविंड कभी हेडविंड,
लेकिन इंट्रिंसिकली जिस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे या इंट्रिंसिकली जहाँ पे हमारी इकोनॉमी है, तो उसमें अल्टीमेटली ऑटो की बहुत लंबी जर्नी चल रही है। मैं जानता हूँ कि हमारे काफी दर्शक जो है वो लॉन्ग टर्म के अलावा नियर टर्म की भी चिंता रखते हैं, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप 2 साल से भी, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, 2 साल 3 साल का भी नजरिया रखे तो भी इसकी एक इंट्रिंसिक जो डिमांड है वो तो हमको देखने को मिलेगी और यहाँ से एक्चुअली ग्रोथ और होगी। चलिए आशीष जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। थैंक यू अरुण सर। थैंक यू। तो चलिए, ये वाइट